नमस्कार शोधार्थियों। आलोचना जगत के प्रतिष्ठित सुविख्यात आलोचकों साहित्यकारों की व्याख्यान माला में आज मैं प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी जी के साथ हूँ। तिवारी जी हिंदी के उन लब्ध प्रतिष्ठित आलोचकों में शामिल किए जाते हैं जिन्होंने आलोचना और साहित्य विश्लेषण में इतिहास बोध की मूल्यांकन पद्धति का विकास किया। प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी का जन्म 8 अप्रैल 1938 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के डेहमा गांव में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा 8वीं कक्षा तक की शिक्षा डेहमा गांव में ही हुई और उसके बाद इंटर तक वे लखनऊ में रहे। स्नातक से डीलिट तक की सारी पढ़ाई इनके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। फिर अध्ययन अध्यापन के लिए और रोजी रोजगार के लिए 1965 में दिल्ली के राजधानी कॉलेज में व्याख्याता के रूप में सर की नियुक्ति हुई। 1971 से 2003 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में सर ने अपने अध्यापन का योगदान दिया। 1993 से 2003 तक सर वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में और हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में बने रहे और इसी पद पर रहते हुए सेवानिवृत्ति ली। 1957 से ही निकष, कल्पना, लहर, राष्ट्रवाणी, वसुधा, अजंता आदि कई समसामयिक साहित्यिक सामाजिक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में सर की कविताएं और आलेख प्रकाशित होते रहे। इनके प्रकाशित कृतियों में जो विद्यार्थी जगत में, आलोचक जगत में और साहित्य जगत में खासा चर्चित रही, लोकप्रिय रही, उनमें मध्ययुगीन रोमांचक आख्यान जो 1970 में आया, आधुनिक साहित्य और इतिहास बोध जो 1982 में आया, सृजनशीलता का संकट 1991 में, एक तरह की कला के विरुद्ध तथा अन्य, प्रसंग और आलोचना और मध्यकालीन साहित्य पुनरावलोकन, ये कुछ पुस्तकें, आलोचकीय पुस्तकें सर की प्रकाशित हो चुकी हैं। आधुनिकता और आधुनिकता बोध के लिए संघर्ष करने वाले, साहित्यिक आंदोलनों में लगातार शामिल होने वाले, सक्रिय बेबाक टिप्पणी करने वाले प्रसिद्ध प्रोफेसर आलोचक नित्यानंद तिवारी जी आधुनिक साहित्य के वैचारिक और सैद्धांतिक सूत्रों को खोलने में विशेष भूमिका निभाते रहे हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, चाहे वो साहित्य से जुड़ी हुई हो, समाज से जुड़ी, संस्कृति से जुड़ी हुई हो या राजनीतिक विषयक, 100 से अधिक आलेखों के का प्रकाशन सर कर चुके हैं। इनकी प्रकाशित पुस्तकों में आधुनिक साहित्य और इतिहास बोध, जैसा मैंने आपको बताया, आलोचना के वस्तुवादी सरोकार, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज में रेफरेंस के रूप में विद्यार्थियों के और शोधार्थियों के बीच पढ़ाई जाती है। सृजनशीलता का संकट, ये कुछ पुस्तकें हैं जो विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को जरूर देखनी चाहिए। सम्मान और पुरस्कार की भी सर की एक लंबी फेहरिस्त है। हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी जी को साहित्य सम्मान, साहित्यकार सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान और गुलाब राय आलोचना सम्मान मिल चुका है। इसके अलावा प्रोफेसर तिवारी जी हिंदी के अनेक साहित्यिक संस्थानों के प्रमुख के रूप में, सलाहकार, परामर्शदाता के रूप में हमेशा जुड़े रहे, संबद्ध रहे। केंद्रीय साहित्य अकादमी हो, हिंदी अकादमी हो या भारतीय ज्ञानपीठ के संचालन कार्यकारी के रूप में प्रोफेसर तिवारी रहे। प्रवर एवं पुरस्कार निर्णय समितियों से भी संबद्धता इनका प्रमुख है। वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी जी को सुब्रमण्यम भारतीय पुरस्कार मिल चुका है, राष्ट्रपति से सम्मानित हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान की ओर से सर को सम्मान मिल चुका है और हम सब विद्यार्थी शोधार्थी उन्हें पाकर गौरवान्वित हैं। शोधार्थियों, आज मैं आपके बीच प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी जी से हुई बातचीत का एक जरूरी हिस्सा, जिसे आप साक्षात्कार भी कह सकते हैं, भेंटवार्ता भी कह सकते हैं, लेकर आई हूँ आपके सामने। और इन सवालों के जवाब आपके शोध में, संधान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपकी एक समझ बनेगी, तत्कालीन जो विमर्श चल रहे हैं, जो सामाजिक फेरबदल हो रहा है, संरचनाओं में जो सुराख हो रही है और जो नई संरचनाएं बन रही हैं, उन सब पर एक संक्षिप्त सी मुलाकात में सर से हुई बातचीत आज आपके बीच रखूंगी। सर से पूछने पर कि तमाम विवेचनाओं के बाद, तमाम उठापटक के बाद
जब हम जांच पड़ताल कर किसी नतीजे पर पहुंचे तो आप वास्तविक राजनीति किसे कहते हैं? सर ने कहा, वस्तुतः सामाजिक परिवर्तन के नए स्रोतों से उभरी हुई राजनीति ही वास्तविक राजनीति है। या मोटे तौर पर इसको दो प्रमुख स्रोतों से जोड़कर अगर देखें तो समाज का एक दलित वर्ग है और दूसरा स्त्री वर्ग। ये दोनों स्रोत समाज के सबसे अधिक शोषित, वंचित, हाशिए के समुदाय हैं। तो इसमें परिवर्तन करते हुए सामाजिक संरचना का बदलाव या सामाजिक संरचना में बदलाव लाना यदि शुरू होता है तो राजनीति का वास्तविक स्वरूप यही होगा। जब मैंने सर से पूछा कि दोनों स्रोतों को अपने अपने हित में हथियाने की राजनीति हो रही है, तो सर ने कहा, हाँ, ऐसा देखा गया है कि दलित और स्त्री इन दोनों स्रोतों का इस्तेमाल केवल राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक वर्चस्व पाने के लिए लोग कर रहे हैं। अगर यह किया गया तो वह राजनीति पाखंडपूर्ण हो जाएगी। मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन और नई सामाजिक संरचनाओं का उभार और उससे उत्पन्न नए राजनीतिक तर्क यदि पैदा हो सकते हैं तो दोनों ही राजनीति और समाज के नए स्रोत जीवन को नई दिशा दे पाएंगे। जब सर से मैंने पूछा कि सर दीर्घकालीन राजनीति क्या होती है, मतलब यह कि सत्ता समीकरण से परे जिस प्रकार की राजनीति की आज सबसे ज्यादा जरूरत है, हम उसे कैसे पहचाने? तो सर ने कहा, देखो, जैसे आरक्षण का ये जरूरी मुद्दा है कि पिछड़े वर्ग का अपेक्षाकृत बड़ा हिस्सा उच्च शिक्षा के लिए, रोजी रोजगार के लिए अपनी मांग कर रहा है। ये एक नई सामाजिक संरचना है। इसमें ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, जो अपेक्षाकृत अपने को अधिक पिछड़ा हुआ समझ रहे हैं, वे उच्च शिक्षा और उच्च पदों के लिए भी मांग कर रहे हैं। तो यह एक प्रकार का उद्वेग है जो समाज में निरंतर बढ़ रहा है। प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी का मानना है कि कुछ प्राकृतिक परिस्थितियां ऐसी आती हैं और आएंगी, आती रहेंगी, किंतु समस्या के भीतर से ही परिवर्तन होते हुए एक नया सामाजिक सूत्र निकल सकेगा। दरअसल सामाजिक स्तर पर, देश स्तर पर, और उसको एक दिशा में ले जाना बेहद जरूरी है। यह केवल सत्ता समीकरण के लिए किया गया तो ये लक्ष्यच्युत हो जाएगा, अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। दीर्घकालिक राजनीति के लिए उसे राजनीतिक सामाजिक दर्शन को मानवीय मूल्यों के हक में देखना होगा, तभी नए मानवीय मूल्य पैदा होंगे और उससे एक इनर सेल्फ, जिसे सर बार बार आंतरिक आत्म भी कहते हैं, इनर सेल्फ, वो विकसित होगा। जब मैंने सर से पूछा कि सर ये इनर सेल्फ क्या होता है, क्या मध्ययुगीन आंतरिक आत्म से ये आज का जो आधुनिक इनर सेल्फ है, ये आंतरिक आत्म है, क्या मध्ययुगीन आंतरिक आत्म से अलग है? तो सर ने समझाया कि देखो, आत्मबोध का प्रयोग मनुष्य की आंतरिकता के लिए प्रायः प्रयोग में किया जाता है, किंतु यह कोई मध्ययुगीन आत्म का रूप न होकर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक आत्म है। आज ऐतिहासिक प्रक्रिया में यह परिवर्तनशील है। दूसरी तमाम प्रक्रियाओं, संघर्षों, द्वंद्वों के भीतर से यह अर्जित किया जाता है। यह आंतरिकता की बिल्कुल नई तरह की व्याख्या है जो अतिवाद से बिल्कुल अलग है। चाहे अस्तित्ववाद की बात करें, अस्तित्ववाद का आत्म पकड़ में नहीं आता, परिभाषित भी नहीं हो पाता कई बार, और जिसकी व्याख्या भी नहीं की जा सकती। ऐसे अस्तित्ववाद को, ऐसे ही अनडिफाइंड आंतरिकता भले ही भौतिक जैविक ढांचे में सही ठहरे, पर वो बड़ा रहस्यमयी, बड़ा सूक्ष्म और बड़ा वायवी सा लगता है, काल्पनिक सा लगता है। हम जिस आत्म की बात कर रहे हैं वो ऐतिहासिक तौर पर यदि कोई युग उस आंतरिकता को पाने में अपनी भूमिका नहीं निभाता तो युग की तमाम उपलब्धियां नगण्य होंगी, गिनी जाने लायक नहीं है। ठीक इसी प्रकार संघर्ष करता हुआ व्यक्ति या व्यक्ति चरित्र अपनी भूमिका अगर भुला दे, तो अपनी भूमिका अगर वह भुला देता है तो वह भी अपने इस आंतरिक आत्म से कभी भी साक्षात्कार नहीं कर पाता। जब मैंने पूछा कि सर तमाम सफल राजनीतिक चरित्रों में यह आंतरिक आत्म क्या सदैव विद्यमान रहा है या विद्यमान रहेगा,
तो उनका जवाब था कि चाहे वह इंडिविजुअल हो या वो सामाजिक समूह से आता हो, दोनों को ऐतिहासिक प्रक्रिया में संघर्ष करते हुए, परिस्थितियों से जूझते हुए अपना इनर सेल्फ, अपना इनर पावर अर्जित करना होगा। विजय देवनारायण शाही ने इसी आंतरिक आत्म का उल्लेख करते हुए एक बार गांधी जी पर लिखा कि साउथ अफ्रीका से गांधी जब भारत आए तो गुलामी की यातना भोगे हुए गांधी राजनीतिक गुलामी और सभ्यताओं के नस्लवाद की ठोस मार खा चुके थे, और जिसकी छाप पूरी तरह से मोहनदास करमचंद गांधी पर विद्यमान था। किंतु वे ठोस वास्तविकताएं भी गांधी के मन पर सामान्य मनुष्यता को इन सबसे ऊपर ठहराती थी। जब गांधी ने यह कहा, मैं सत्य के लिए सारे भारत को अरब सागर में डुबो सकता हूं, सत्य के लिए, तो उनका सत्य बृहत्तर था, जिसमें सत्य की लड़ाई राष्ट्रीयता, भारतवर्ष की स्वाधीनता और सार्वभौमिक मनुष्यता में थी, जो किसी राष्ट्र के घेरे में नहीं आती। इन सारे आप देख रहे हैं कि इस सबसे गांधी का ये मतलब था कि गांधी के मन में अपने संघर्षों को लेकर एक निश्चित क्रम बना हुआ था, एकदम स्पष्ट एक निश्चित क्रम बना हुआ था, जिसमें गरीबी है, जिसमें गुलामी है, उपनिवेशवाद है, नस्लवाद है। इन सबसे तो लगातार जूझ ही रहे हैं, इन सबसे तो लगातार संघर्ष था ही, लेकिन सामान्य मनुष्यता सबसे बड़ी और ऊंची चीज थी गांधी के लिए। और अगर इस संघर्ष में बृहत्तर मनुष्यता या सार्वभौम मनुष्य और उसके भाव पर, उसके संवेदन पर कहीं चोट पहुंचती है, तो गांधी जी कहते हैं कि मैं सारी लड़ाई को अरब सागर में डुबो दूंगा। क्योंकि गांधी के लिए जो सत्य था वह कई तरह के उद्योगों से बना हुआ था, है ना, कई तरह के उद्योगों से बना हुआ सत्य था। वह केवल ईश्वरीय सत्य नहीं था, वो कोई काल्पनिक या वायवीय सत्य नहीं था, एक ठोस तथ्य के रूप में जो औपनिवेशिक गुलामी, गरीबी, नस्लवाद से लड़ने का एक ऐतिहासिक ठोस तथ्य था। और उस ऐतिहासिक ठोस तथ्य को ही गांधी सत्य मानते थे, और वो उनके सत्य में विद्यमान था, जिसका पूरा दबाव गांधी के ऊपर देखा जा सकता है, गांधी के मन पर, लेखन पर, उनके वाचन पर देखा जा सकता है। जब मैंने प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी जी से पूछा कि क्या आंतरिक आत्म को ही विजय देवनारायण शाही ने अंतर्ध्वनि कहा है, अंतर्ध्वनि, तो सर ने समझाया कि नहीं, इसे थोड़ा समझने की बात है। विजय देवनारायण शाही के अनुसार जब गांधी कहते हैं कि मैं क्षितिज के पार वह सत्य देख रहा हूं, तो यह क्षितिज के पार वही इनर वॉइस मतलब अंतर्ध्वनि थी, जो इतिहास के ठोस तथ्य से टकराते हुए निकलती थी। यानी अंतर्ध्वनि के स्वर पर इन ऐतिहासिक ठोस तथ्यों का पूरा दबाव दिखलाई पड़ता है, और इस अंतर्ध्वनि का मिजाज इन्हीं स्थितियों से निर्मित होता है। यह नई आंतरिकता अपनी पुरानी आध्यात्मिकता की भिनभिनाहट भी लिए हुए है, लेकिन उसकी दिशा अलग है, रहस्यवादी दिशा नहीं है। छायावादी कवियों ने इस भिनभिनाहट को सुना और इस आंतरिक लय को बखूबी समझा और व्यक्त किया अपनी रचनाओं में। कई अच्छी राष्ट्रवादी कविताएं उस समय लिखी गईं, जैसे दिनकर लिख रहे थे, मैथिली शरण गुप्त, इन सबके द्वारा कई अच्छी राष्ट्रवादी रचनाएं की गईं, पर इनमें गांधी के ऊपरी रूप का उल्लेख भर था। फिर मैंने सर से पूछा कि इस आंतरिक आत्म को अनुभव करने में या पाने में जो वर्तमान राजनीतिक या सामाजिक संघर्ष है, तो ये राजनीतिक सामाजिक संघर्ष कितनी दूर तक हमारा साथ निभाते हैं, कितनी दूर तक हमारा साथ देते हैं। तब सर ने कहा कि देखो, दरअसल वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष इस आंतरिक आत्म को कितनी गहराई से व्यक्त कर पाते हैं, इसी पर हमारे साहित्य की गहरी संरचना निर्भर करेगी। तो चरित्रों के निर्माण और चरित्रों के व्यापार, या कहें कि चरित्रों की भूमिकाएं, व्यापार से मतलब सर का कार्य व्यापार से था, चरित्रों की भूमिकाएं इसी संदर्भ में खोजी जानी चाहिए, इसी संदर्भ में देखी जानी चाहिए।
मैंने पूछा कि आमतौर पर उपन्यासकार परिस्थितियों के अंतर्विरोध को और कभी व्यंग में प्रस्तावित करते हैं, तो कभी दिशा की ओर सचेत करते हैं, तो कभी इनर सेंस, जिसे आंतरिक आत्मबोध हम कहते हैं, या इनर सेंस को प्रस्तावित करते हैं। तो क्या ये नए सामाजिक संघर्ष उसी आंतरिक आत्म को संबोधित होने चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य और उसके साहित्य के लिए उपयोगी होगा? तो सर ने कहा कि बिल्कुल, हम स्पष्ट देखते हैं कि तमाम उत्कृष्ट कहानियों में, रचनाओं में, उपन्यासों में भी वे जाति, संप्रदाय और स्थानीयता की आलोचना ही मिलती है। क्योंकि कोई भी उपन्यास जो विशेषतः जाति और संप्रदाय को लेकर रचा जाए, जाति और संप्रदाय को लेकर लिखा गया हो, वह स्थायी असर, दूर तक असर नहीं छोड़ पाता। आमतौर पर साहित्य की तमाम विधाओं में आप देख लें, कहानियां भी हैं और उपन्यास तो हैं ही, कि इन तमाम विधाओं में जाति, संप्रदाय और स्थानीयता के लिए प्रतिरोध का स्वर बराबर इनर सेल्फ की ओर ले जा रहा है। लोग यह जानने लगे हैं, लोग अब यह समझने लगे हैं कि यही तीन, जाति, संप्रदाय और स्थानीयता, यही तीन इनर सेल्फ को तोड़ने और घटाने के लिए, खंडित करने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए तमाम उत्कृष्ट रचनाओं में आप देखेंगे कि यह प्रतिरोधी स्वर बराबर विद्यमान रहता है। तो शोधार्थियों, ये छोटी सी सर से मुलाकात मुझे बहुत जरूरी लगा। आपके शोध और संधान में उपन्यासों में वर्चस्व की राजनीति को समझने में जरूर यह आपके काम आएगी। बहुत शुक्रिया।